नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 29 जून की शिफ्ट 3 का पेपर। इसका मतलब है आज हम बिल्कुल लास्ट वीडियो पर हैं। ठीक है, चलो इसको समाप्त करते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले तो पेपर को सॉल्व ही करना पड़ता है भाई। इसको हम क्या लिख सकते थे? सबसे पहले ये देखो, इसको लिख सकते थे 17 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 10 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस वाले टर्म को अगर लिखते तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन में साइन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 बना देगा, यानी कि 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 7 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया? 17 साइन स्क्वायर थीटा, 17 कॉस स्क्वायर थीटा। 17 कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आ गया? 17। अगला सवाल, दूध और जल के मिश्रण में दूध की मात्रा मिश्रण के आयतन का 4/5 है। 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाने के बाद मिश्रण में जल का परसेंटेज कितना होगा? तो ये तो आसान सवाल है भाई। 5 लीटर था, 5 लीटर का 4/5 ये मिल्क हो गया, तो ये क्या हो गया? वाटर हो गया। 1 लीटर दूध मिलाया गया, यानी कि कितना हो गया? 5 हो गया, इधर 1 हो गया। कह रहा मिश्रण में जल का परसेंटेज, तो भाई टोटल कितना था? 6। 6 में से 1 पानी है, गुणे में 100 कर दो, यानी कि 100/6 कहीं लिखा है। अगला सवाल, एक दुकानदार डेयरी उत्पादों पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 420 रुपए के अंकित मूल्य वाले डेयरी उत्पाद की दुकानदार के लिए वास्तविक कीमत कितनी होगी? देखो, इसको डायरेक्ट लिखना आपको आना चाहिए। ये हमको अंकित मूल्य दिया गया था, यानी कि 120 का मान 420 दिया गया था और हमें 90 का मान निकालना था। आपको देखो, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको पता नहीं। सीपी पर अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ये प्रॉफिट बन गया, यानी कि सेलिंग प्राइस। और अगर मार्क प्राइस पर डिस्काउंट हम कर देंगे तो ये क्या बन गया? ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर हो गया। तो सीपी अपॉन में एमपी, ये क्या हो गया? 90/120 हो गया। तो आपको ये चीज़ डायरेक्ट पता होनी चाहिए। जो भी डिस्काउंट दिया जाए वो सीपी बन जाएगा डायरेक्ट, सीपी और एमपी, यानी कि ये हो गया 90। और अगर 20% का लाभ वाला डायरेक्ट एमपी पर पहुंच जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इधर करेंगे, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0 9 दूनी 18 9 चौक 36 और 1 37 हो गया, बटे में 12 हो गया। 12 3 36 हो गया, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 315 आंसर। अगला सवाल, एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने मतदान किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। विजेता ए ने कुल मतों का 75% मत प्राप्त करके अपने प्रतियोगी बी को 5500 मतों से हरा दिया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? हमने मान लिया टोटल 100 थी, इसमें से 95% लोगों ने वोट किया। अब भैया वो ये कह रहा था ए ने टोटल मतों का 75%, तो टोटल मतों का 75%, ये 75 आएगा निकल कर। तो भैया इसमें से ही तो 75 लिया होगा, क्योंकि टोटल वोट जो पड़े वो 95 हैं। टोटल का 75 हो गया, तो यहाँ से 75 घटाएंगे तो दूसरे वाले को कितना मिला? 20। कितना डिफरेंस हो गया? 55। 55 बराबर में 5500, 100 बराबर हमको निकालना था, यानी कि आंसर आ जाएगा कितना? 10,000। अगला सवाल, अब सिंप्लीफिकेशन भाई, इसको क्या लिख सकते हैं? 45 और 50, यानी कि डिफरेंस 5 हो गया। इधर घटाएंगे तो ये बन गया हमारे पास 95 और इनको जोड़ देंगे तो 5 हो गया, 9 5 14, यहाँ से लगाए 345। अगला सवाल, अब फिर से सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले तो ब्रैकेट को निपटा लो। 4 1 5 हो गया, 55 25 हो गया, यानी कि ये ब्रैकेट सॉल्व होकर 25 आ गया। इधर करेंगे तो 3 पंजे 15 हो गया, 7 पंजे 35, यानी कि माइनस का 35, और इधर हो गया 2 8 16 हो गया। और फिर इधर 4 3 12, 12 से 10 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। इधर 25 था, यानी कि 2 हो गया प्लस का, तो इनका डिफरेंस किया तो माइनस का 10 हो गया, यानी कि 10 से 10 कैंसिल आउट, आंसर 0। अगला सवाल, फिर से आ गया सिंप्लीफिकेशन। कितने पूछे गए भाई? 3 दूनी 6 और 1 7/3 प्लस का 3/5 हो गया, 9 हो गया, 35 हो गया, 35 और 9 44 हो गया, 44/15 आ गया। इसको करेंगे 2 दूनी 4, 1 5/2 हो गया, 5/2, यानी कि 15 पना 75, 44 दूनी 88/30 हो गया, यानी कि इधर करेंगे तो 8, यानी कि 13 माइनस का बटे में 30 हो गया। ठीक है, फिर इसको करेंगे 5 दिए 15 और 1 16 हो गया, यानी कि 16/5 और माइनस का 13/30 हो गया, तो बटे में 30 हो जाएगा, यानी कि 5 छक्का 30 हो गया, 16 छक्का 96, माइनस का 13/30 हो गया, यानी कि 6 से 3 गया 3, 9 से 1 गया 8/30 हो गया। अब इधर करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16 हो गया, 165 में 1 अगर हमने जोड़ दिया तो 166 हो जाएगा, बटे में ये 3 हो गया, यानी कि लिखेंगे 166/3 गुणे में 30 ऊपर पहुंच गया, 83 नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 बार। इधर करेंगे तो 10 हो गया,
ये 20 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल फिर से सिंप्लीफिकेशन है भाई। 5 ने 45 हो गया, 9 पन्ना 45 हो जाएगा, और इधर करेंगे 10 से 5 गया तो 5 हो गया, यानी कि आंसर 50। अगला सवाल, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है, यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई है तो शंकु की त्रिज्या इकाई में होगी। अब एक चीज देखो यहाँ पर, अगर ये लिखा है 4, ये है स्लाइंट हाइट हो गई, और ये 3 हो गई, तो इसका मान क्या होगा? 4 3 7, 4 से 3 क्या 1, यानी कि रूट 7 में मल्टीपल में आना है। और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो पाई आर एल होता है, यानी कि पाई इंटू में आर का मान कितना हो गया? √7 इंटू में एक्स हो जाएगा। इन सबको एक्स एक्स मान लो तो यही तो निकल कर आ जाएगा। और इंटू में हो गया हमारे पास पाई आर एल, एल का मान कितना था भाई? तिर्यक ऊंचाई यानी कि 4x, बराबर में दिया गया था 4√7 इंटू में पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, रूट से रूट कैंसिल आउट, 4 से 4, एक्स बराबर क्या आ गया? 1 आ गया, यानी कि रेडियस हमारी क्या रही होगी? √7। अगला सवाल, अब इसको देखो भाई, कैलकुलेटिव होने वाला है सवाल, देखने में ही पता लग रहा है। 15 एकम 15 हो गया, 15 3 45 हो गया, इधर करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि इन दोनों को अगर घटा भी लेते हैं तो 1 पॉइंट का 1 आ जाएगा माइनस में। फिर ये 17.9 था, ठीक है। इधर देखेंगे इनका मल्टीप्लाई, देखो या तो इनके फैक्टर करते चले जाओ तब ठीक है, या एक बार में गुणा कर सकते हो तब भी ठीक है, जैसे आपको लगे। जैसे फैक्टर करेंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि 16 गुणे में 16 पंजे 80, 16 एकम 16 हो रहा, ठीक है। फिर करेंगे तो 17 3 51 हो रहा। आप तो 16 17 3 का गुणा कर सकते हो ना, तो वहां से कर सकते हो। बाकी एक लाइन में गुणा कैसे करते हैं, जैसे 5 लिखा, 5 का इसमें किया, 5 छक्का 30, हासिल लगा 3। फिर 5 का अगले में आया, 3 भी इसको फॉलो करेगा, तो 5 एकम 5 और 3 छक 18, 18 5 23, और 23 और 3 26 हो गया, हासिल लगा 2। अब 5 अगले में आ जाएगा, 8 पन्ने 40 हुआ। फिर 3 अगले में आ जाएगा, 3 एकम 3, फिर 5 भी शुरू हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि ये कितना बन गया? 73। कैरी कितना था? 2, 73 और 2 75, हासिल लगा 7, ठीक है। अब 5 का तो सब में गुणा कर चुके, इसका तो खेल खत्म। अब 3 आ जाएगा लास्ट में, 3 अट्ठे 24, 5 इसको फॉलो करेगा तो ये 29 हो गया। 29 में 7 जोड़ा तो 9 7 16, यानी कि 36 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया। अब यहाँ पर देखना 3 का भी सब में हो गया, 5 बचा, 5 अट्ठे 40 और 3 43 हो गया। पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद, तो 4 के बाद ये पॉइंट आ चुका है। अब यहाँ से ये कितना हो गया था? 16.8 हो गया, यानी कि इसी को हमें जोड़ना है, 16.8। 8 6 14 की 4, हासिल लगा 1 हो गया, 4 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 1 6, तो 60.4 कहीं लिखा है, आंसर आ गया। कैलकुलेशन का खेल था बस। अगला सवाल, यदि एक गोले की त्रिज्या में इतने की वृद्धि कर दी जाती है तो आयतन में, आयतन क्या होता है? आर क्यूब चलता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 बार हमें वृद्धि करनी होगी। तो देखो 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी कि 5 से 6 हुआ, 3 बार वृद्धि हुई तो पावर में 3 कर दो, यानी कि 125 से 216 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई? 6 से 5 गया 1 हो गया, और 11 से 2 गया तो 9 हो गया, यानी कि 91 की 125 गुणे में 100, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, और 4 एकम 4, 4 नेम 36/5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो पूरे में x से डिवाइड कर दो, सिंपल है। x माइनस का 1/x बराबर में 6 हो गया। अगर इसका x² प्लस में 1/x² निकालोगे तो 36 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 38। यहाँ पर मान रख दो, 38 माइनस का 8 यानी कि 30, आंसर। अगला सवाल, किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, यदि जनसंख्या में पहले वर्ष में 15%, दूसरे में इतने की वृद्धि हो और तीसरे वर्ष में प्रदूषण बस जनसंख्या 6% घट जाती है, तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी पूर्णांक की संख्या में? उत्तर दीजिए। तो देखो 15% अगर बढ़ रही है तो 115 हो गया, 25% मतलब हो गया 1/4, यानी कि 4 से 5 हो गया, 6% घट गई यानी कि 100 से 94 हो गई। तो इधर 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14 हो गया। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, सॉरी 5 चौकू 20 करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8, इधर 800 हो गया। इधर करेंगे 23 सत्ते 161, हासिल लगा 16, 23 चौकू 92, 92 6 98 और 10 108 हो गया, ठीक है। अब 8000 का मान हमें दिया गया था 15000, और हमें निकालना क्या था? 1081 का मान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 15 का गुणा कर लेते हैं, उसके बाद भाग करना आसान रहेगा। तो 15 एकम 15 हो गया, 15 अट्ठी 120 और 1 121 हो गया, हासिल लगा कुछ नहीं 1 हो जाएगा। 15 कम 15 1 16, मैं कुछ और सोचने लगा था। 8 दूनी 16 हो गया, 0 आया, फिर 2 बचा, फिर 8 दूनी 16 हो गया, 202 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो, इसके बाद आराम से करते रहो। अगला सवाल,
कह रहा था त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि क्यू आर बराबर आर एस और ये एंगल दिए गए तो इसका मान। तो सबसे पहले पी आर को एस तक बढ़ाया गया, तो ये रही पी आर यानी कि पी आर, इसको एस तक बढ़ा दिया, ये हो गया हमारे पास क्यू। कह रहा था क्यू आर बराबर में आर एस हो गया, पी आर क्यू यानी कि पी आर क्यू ये 86 हो गया। हमसे पूछा गया पी एस यानी कि पी एस क्यू का मान, ये मान हमसे पूछा गया। भाई एक चीज़ बताओ, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा और ये एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा किसमें, आर क्यू एस का, तो बस खत्म हो गया सवाल। थीटा बराबर में 2 चौक 8 2 3 6। अगला सवाल, वर्ष 2020 में सभी शोरूमों द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की औसत संख्या कितनी। 2020 जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं। 3 2 5 1 6 4 10 10 2 12, हाथ से लगा 1 5 4 9 4 13 13 4 17 17 और 8 25 बटे में 6 हो गया, तो 6 चौक 24 6 दूनी 12 हो गया। अगला सवाल, गांव पी के अवैध मतों और गांव एस के अवैध मतों के अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो डाले गए मत और ये अवैध है, यानी कि पी की बात करनी है और एस में, यानी कि पी में टोटल 40 थे, 80% लोगों ने वोट डाला, ठीक है। इसमें से 90% वैध थे, तो भैया कितने परसेंट अवैध बचे, 10% बचे। इसी के साथ अगर एस का देखेंगे तो टोटल वोट 80 थे, 80% लोगों ने वोट डाला है और 85% वैध हो गए, तो बचे हुए कितने परसेंट, 15% अवैध हो जाएंगे। यानी कि ये 100 से 100 ये जा चुका है, ये 80 से 80 जा चुका है, 40 दूनी 80 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 5 तिया 15, यानी कि 1 अनुपात में 3 आंसर। अगला सवाल, यदि किसी घनाव की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतने इतने की वृद्धि हो जाती है तो इसके आयतन में परसेंटेज की वृद्धि हमें बतानी है। देखो हमें आयतन की बात कर रहा है, लेकिन जो चौड़ाई या ऊंचाई या कुछ भी मान लो, जो एक बचा है आपका ऊंचाई, उसमें तो कुछ नहीं हो रहा ना, हमें 2 ही पर काम करना है। यानी कि अगर लिखोगे एल बी एच और यहाँ पर L1 और ये लिख लो L1 B1 H1 और ये हो गया L2 B2 और H1 का बन ही रहा है, ये कैंसिल आउट, इसी पर तो फर्क पड़ रहा है, तो डायरेक्ट लगा दो 6 गुणे में 8 बटे में 100, यानी कि 14.48 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें कह रहा है हमसे माध्य ज्ञात कीजिए। देखो माध्य का मतलब क्या होता है, कुल मिलाकर हमें एवरेज निकालना है। तो देखो यहाँ पर अगर कोई भी एक मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया एवरेज 20, इसमें से हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कुछ भी मान लो, जैसे 20 का नंबर 22 लिखा तो 22 मान लो, ये 22 से ये वाला नंबर इधर से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। 22 से 7 कम है, 18 4 कम है 22 से, 21 1 कम है, 22 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 19 3 कम है, 23 1 ज़्यादा है, 24 2 ज़्यादा है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर गुणा करें इसका, देखो 7 दूनी 14 हो गया। भाई अभी तो एवरेज की बात चली ना, अब टोटल नंबर में देख लेते हैं। 4 तियां 12 कम हो गया, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 कम हो गया, इधर 1 का 0 में गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 तियां 15 कम हो गया, इधर प्लस का 1 कम हो गया, नीचे 2 दूनी 4 हो गया, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर देखेंगे तो 14 12 26 26 5 31 10 41 कम हो गया, प्लस का मान यानी कि कुल मिलाकर 40 कम होगा। हमने जो एवरेज माना है उसमें टोटल 40 कम होगा, एक लोगों में कितना कम होगा, तो 2 3 2 5 4 9 9 1 10 10 5 15 15 3 18 से हमें भाग करना पड़ेगा, तो 18 दूनी 36 हो गया और बचा कितना 4, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 18 दूनी 36, 22 से 3 गया तो कितना बचेगा 19, 19.8 समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम डायरेक्ट गुणा कर के भी भाग कर सकते थे, वो भी इजी पड़ता। जब भी ज़्यादा नंबर दिए हुए हों और गुणा करना आसान हो तो आपको ये मेथड नहीं लगाना है डिवीजन वाला, डायरेक्ट 15 गुणे में 2 30, 18 गुणे में 30 54 हो गया, 21 गुणे में 4 84 हो गया, इस तरीके से करना है। जिससे क्या होता है, क्योंकि वो हमारी हैबिट में है और जल्दी आंसर आ जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये तो बता दिया, जब बड़े नंबर हो तो इसी तरीके से करना होगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। कागज के 2 आयताकार सीटों से जिनमें से प्रत्येक इतने और इतने के हैं, एक सीट को उसकी लंबाई के अनुदिश और दूसरी सीट को उसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 2 लंब वृत्तीय बेलन बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार बने बेलनों के आयतन का अनुपात। देखो कोई सा भी किसी भी प्रकार से मोड़ा जाए, हमें क्या करना है, कंडीशन बनानी है। यानी कि एक बार ये हो जाएगा, एक बार अगर रेडियस लिखेंगे तो ये 36 हो जाएगी, हाइट 60 हो जाएगी। बस हमें अगर वो स्पेसिफिक एक ही पर निकालना पड़ता तब सोचना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं है। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। रेशियो बनाना, पाई से तो पाई कैंसिल आउट, तो 60 गुणे में 60 गुणे में 36, रेशियो में करेंगे 36 गुणे में 36,
इनटू में हो गया 60। तो ये 60 और 36 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लिखना चाहते डायरेक्ट एल और बी का रेशियो बनाकर लिख सकते थे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, अगर आप ध्यान रखोगे तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना था, देखो आर बराबर में एल लिखते तो एच बराबर में बी हो जाता। दूसरी कंडीशन में आर बराबर में बी लिखते तो एच बराबर में एल हो जाता। यानी कि यहाँ पर लिखते एल स्क्वायर इंटू में बी, और रेशियो में लिखते तो बी स्क्वायर इंटू में एल लिखते। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, एल रेशियो में बी तो चाहिए था। तो जैसे भी आप करना चाहो, चाहे इसको कोई मेथड बना लो या फिर याद कर लो, कुछ भी कर सकते हो, आसानी है दोनों तरीके से। तो इधर कर लेंगे 12 पंजे 60, 12 तिया 36, आंसर आ गया 5:3। अगला सवाल, कॉस ए बराबर इतना दिया गया था, हमें इसका मान निकालना था। देखो कॉस दिया गया था 4, 5, तो ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि 8 प्लस में 3/5 हो गया, और इधर 3 माइनस का 3/4 हो गया। यानी कि इधर 8 पन्ना 40 और 3 43/5 हो गया, इंटू में 4 तिया 12 से 3 गया 9/4 हो गया। तो 20 नीचे आ जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, हासिल लगा 2, 9 चौक 36 और 2 38, आंसर। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले तो 7 नेम 63 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया। 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। इधर करेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 6 से 1 गया तो 5, 9 से 3 गया तो 6 हो जाएगा। यानी कि इधर करेंगे तो 13 पंजे 65 हो गया, 13 दूनी 26, यानी कि 72 माइनस का 26। तो 13 से 7 गया तो 6 हो गया, इधर बचा 4 से 2 गया तो 2, 12 से 6 गया तो 6 बच गया, इधर 5 से 6 से 2 गया तो 4, तो 13/23 हमारा आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने घर से प्रदर्शनी मैदान तक एक ऑटो से इतने की गति से जाता है, डायरेक्ट पहुंचो औसत। अब वो वापस की भी बात कर रहा है। जब भी आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, जितना गया उतना ही वापस, और 2 स्पीड पे बात कर रहा हो, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला 2xy अपॉन में x प्लस का y। तो मान रख देंगे यहाँ पर 2 गुणे में 30 गुणे में 50, और 50 30 80 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 चौकू में 8 हो गया, और 5 तिया 15 यानी कि 150/4 हो गया। तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, आंसर। देखते ही पॉइंट वाला आपको लगा देना था, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी थी। अगला सवाल, एक दुकानदार इतने रुपए में प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ियां बेची। यदि उसने ये घड़ियां क्रमशः इतने इतने के लाभ पर बेची, उसका कुल लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो 40% को क्या लिख सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से 7 में बेचा गया। 25% को 1/4, यानी कि 4 की चीज 5 में। 12% को 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से 28 में बेचा गया। अब हमारा सीपी एसपी तो सभी में बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 5 28, 7 और 28 में तो 28 एलसीएम आ ही गया, 5 की कमी रह गई, यानी कि टोटल एलसीएम जो आता है वो 28 गुणे में 5, यानी कि इसमें करना पड़ेगा 20 का गुणा, इसमें 28 का गुणा, और इसमें करना पड़ेगा 5 का गुणा। तो अगर हम यहाँ पर सीपी बनाए तो सीपी हमारा पहली कंडीशन में 20 पंजे 100, दूसरी कंडीशन में 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, यानी कि 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, और इधर 3 हो गया। अब एसपी तो हर जगह बराबर है, यानी कि 140 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यानी कि 420 में बेचा गया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 से 7 गया 3 हो गया, 11 से 3 गया 8, 83 का 337 से प्रॉफिट हुआ, गुणे में 100 कर देंगे। अब देखो अगर समझ में आती चीज तो ठीक है, नहीं तो अपना देसी जुगाड़ भाई हमको लगा देना है। तो ऑप्शन में 2 तो दिया ही गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 33 दूनी 66, और 66 और 1 67, 10 से 4 गया तो 6 हो गया, 12 से 7 गया तो 5 हो गया, उतारा लिया हमने 0, 7 से 6 गया 1 भी आ जाएगा। दूसरे नंबर पे सभी में 4 लिखा है तो 4 कर देंगे, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 तिया 12 और 2 14 हो गया, 4 तिया 12 1 13 हो गया, 10 से 8 गया तो 2 हो गया, 5 से 4 गया 1, 5 से 3 गया 2। अब देखो भाग तो पॉइंट लगाना है, पॉइंट ना भी लगाओ कोई मतलब नहीं है, अभी बता देंगे, वैसे अभी लगा लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर 0 बढ़ गया। अब तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा 7 लिखा है, 7 तिया 21, लेकिन यहाँ पर 21 यहाँ पर भी है, लेकिन अब पीछे से गुणा करते आओगे तो ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कैरी हो जाएगा, तो ये हटा दो। 6 करोगे तो 6 वाला हो सकता है, फटाफट गुणा कर लो, 6 सत्ते 42, हाथ से लगा 4, 6 तिया 18 4 22, हाथ से लगा 2, 6 तिया 18 2 20, देखो छोटा आ गया, तो आंसर हमारे पास ये आ गया। अब देखो आंसर हमारे पास आता 24.66 समथिंग समथिंग परसेंटेज में, लेकिन परसेंटेज को अगर 100 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 2 नंबर और इधर पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल,
110 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन P और Q विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर चल रही है। ट्रेन P 70 की चाल से और ट्रेन Q को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। Q की चाल बतानी है। भाई देखो विपरीत दिशाओं में चल रही है, यानी कि पहले तो इनको जोड़ लो, तो ये 250 होगी टोटल डिस्टेंस। विपरीत दिशाओं में तो दोनों की स्पीडें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये आया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। बराबर में करेंगे तो इसको 5 सेकंड लग रहा था, यानी कि इधर हो गया हमारे पास 50, तो 10 हो जाएगा। और 10 और 18 का गुणा कर देंगे तो 180 माइनस का 70 बराबर में आ गया x, यानी कि यहाँ पर 0 हो गया और 8 से 7 गया तो 1 हो गया। 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें कंफ्यूजन ये आता है कि ये डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे आ गया। आप एक चीज समझो, अगर हम यहाँ पर 250 बराबर में 70 प्लस का x और इनटू में 5 था और इनटू में 5/18 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 250/5 और 18/5 कर दें और ये 70 प्लस का x लिख लें, तो ये तो किलोमीटर प्रति घंटा मेरा, ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में था। 18/5 का गुणा कर लिया तो किस में बन गया, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसलिए डायरेक्ट x का मान किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाता है, ठीक है। तो उस इतना मत सोचा करो, खुद से थोड़ा करोगे ना तो अपने आप से आंसर आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुमित और राजीव मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं, जबकि सुमित अकेले 25 में, राजीव अकेले। बिल्कुल आसान है, 25 गुणे में 20, दोनों का डिफरेंस 5, 5 चौकू 20 हो गया, 25 चौकू 100 आंसर। भाई आप अगर लिखोगे ना, जैसे लिखा सुमित और राजीव, फिर सुमित, ये था 20, ये था 25, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 25 गुणे में 20, यही हमने लिया एलसीएम। इनकी इफिशियंसी 25 हो गई, इनकी इफिशियंसी 20। अब भाई दोनों का डिफरेंस करोगे इफिशियंसी का, तभी तो हमें मिलेगा किसका, राजीव का। तो भाई हमने डायरेक्ट कर लिया, तो अपने हिसाब से बना लो, बात खत्म। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। भाई देखो 6 डिवाइड करेंगे, 6 नीचे आ गया, तो ये 2 तियां 6, 5 तियां 15, यानी कि ये पूरा करेंगे ना तो 5 आ जाएगा, यानी कि 61 और 5 66 हो गया। इधर ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 18 तियां 54 हो गया, 6 ने में 54 यानी कि 9 आ गया। यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 8 से 7 गया तो 1 बच गया, 5 से 3 गया तो 2 बच गया, 3 7 1 के 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया, 19 हो गया। तो 16 से 9 गया तो 7 बच गया, इधर 5 हो गया, बटे में 19, 19 3 57, आंसर आ गया कितना, 3। अगला सवाल, अब इसको देखो भाई, किसी को एक को 0 कर दो, जिससे ऐसा करो जिससे करने से फायदा हो, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद बचेगा a बराबर में -b। तो देखो ये टर्म चला गया, ये टर्म चला गया, यानी कि अगर हम a की जगह पे b भी रख दे तो b स्क्वायर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कि नीचे ऊपर क्या बन जाएगा, 8b स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर है तो माइनस हो चाहे प्लस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, माइनस वाला भी प्लस बना देता है। इधर करेंगे तो -8a, a की जगह माइनस का b रख सकते हैं, इनटू में माइनस का b, इनटू में b हो गया, तो ये प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 1। अगला सवाल कह रहा था, एक मिठाई में 1/3 चीनी है, यदि चीनी की कीमत अब पिछली कीमत की इतनी है तो मिठाई की लागत में प्रभावी परसेंटेज वृद्धि बतानी। अब देखो कुछ भी था मिक्सचर, उसमें 1/3 चीनी थी, अगर हम टोटल 3 मान लें तो उसमें 1/3 चीनी थी, यानी कि ये 2 पार्ट ये बचा होगा। लेकिन यहाँ पर प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों के बराबर ही हैं, चाहे उसमें कुछ भी मटेरियल रहा हो, तभी ये सवाल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यानी कि हमें कुल मिलाकर रेशियो पर ही काम करना है। अब वो ये कह रहा था कि चीनी की कीमत इतनी बढ़ गई, यानी कि 6 से 7 हो गई, लेकिन यहाँ तो चीनी 1 ही थी और यहाँ पर चीनी 6 हो गई, वो बड़ी है वो बात अलग है, यानी कि क्वांटिटी बढ़ गई है। पैसे को भूल जाओ आप कितनी कीमत बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ेगी तो पैसा हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो भैया एक चीज बताओ, जो 6 थी वो पुराना वाला था, 7 नया वाला था, यानी कि अगर हम देखें तो 1 बराबर 6 हो गया, तो 3 बराबर टोटल क्वांटिटी 18, यानी कि हम 18 क्वांटिटी लाए थे 18 रुपए की, लेकिन यहाँ पर जो प्राइस था वो 6 से 1 बढ़ गया। अब वो हमें नहीं पता, उसके पास 18 तो रहा ही होगा, 1 रुपया और बढ़ गया, यानी कि 19 हो गया अब नया, यानी कि हमें पूरा रेशियो पर ही काम करना था, क्योंकि प्राइस हमें समान मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। फिर ठीक है, तो 1 की वृद्धि हुई बटे में 18 गुणे में 100,
तो आंसर क्या आ जाएगा 100/18। तो ये चीज ध्यान रखना। हमने देखो टोटल क्वांटिटी 3 मानी, उसका 1/3 किया तो एक भाग हमारे पास शुगर आ गई, यानी कि ये पहले वाली क्वांटिटी थी। अगर हम देखो प्राइस की बात करें उसको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है रेशियो पर ही काम चल रहा है, प्राइस इक्वल है, नहीं तो ये बन ही नहीं पाएगा सवाल। तो पहले क्वांटिटी 6 थी, अब क्वांटिटी 7 हो गई, यानी कि 1 बराबर 6 हो गया, पहले 1 ही तो थी, 1 बराबर 6 तो पूरा 3 बराबर 18। तो ये 18 क्वांटिटी थी, चीनी की क्वांटिटी में 1 की वृद्धि होगी। लेकिन एक चीज बताओ, 1 की वृद्धि होगी, जो पहले क्वांटिटी थी 18 वो तो रही होगी, 1 की और वृद्धि होगी, हो कितना गया 19 हो गया। तो यही 1 की वृद्धि हुई है 18 पर, तो उस हिसाब से हम लिख लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल करते हैं। एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात इतना है, धारा के अनुकूल इतने घंटे और इतने मिनट में जाती है, तो धारा के वापस आने में कितना समय लगेगा। भाई जितनी डिस्टेंस वो जा रहा है उतनी ही वापस आ रहा है। यहाँ पर बोला था कि नाव की और उसकी गति दे दी थी 35:8। अगर मान लो वो इस दिशा में जाता और वापस जाता तो स्पीड क्या होती, जुड़ जाती, यानी कि 43 हो गया। अगर वापस आता तो स्पीड क्या होती, घट जाती। 15 से 8 गया तो 7 बचा, यानी कि 27 हो जाती। अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 27 और 43 हो गया। तो 27 का मान हमें क्या दिया गया था, 5 घंटे 10 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज कर लेते, 10 छक्का 60 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 30 और 1 31/6 हो गया। ये मान था 27 का, और हमें निकालना था किसका, 43 का। समझ में आ गई बात। तो कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो करते हैं भाई। 43 एकम 43, हाथ से लगा 4 हो गया। 43 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि जोड़ देंगे तो 133 हो गया। बटे में 6 सत्ते 42 हो गया, 6 दूनी 12 4 16 हो गया। अब ऑप्शन देखना, सबसे 16 ने में 144 करेंगे तो 133 से ज़्यादा है, 8 बार जा रहा। कहने का मतलब है अगर 133 और 3 ये इस तरीके से करते हैं तो 8 बार चला जाएगा। 8 दूनी 16 हो गया, 16 अट्ठे 128 और 1 129 हो गया। 13 से 6 गया तो 7 हो गया, 12 से 9 गया तो 3 हो गया, बस। अब भाग जब चला गया तो फिर क्या दिक्कत है, नहीं तो फिर आप मिनट में चेंज करते रहो, फिर उसको सेकंड में चेंज करोगे, फिर तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कहने का मतलब ये 8 घंटे बन गया था। फिर यहाँ पर बचता 37/162, इसमें 60 का गुणा करते जो मिनट आता है, फिर जो रिमाइंडर बचता फिर वो लिखते, उसमें हम 60 का गुणा करते, फिर वो सेकंड में आता। तो इतना प्रोसेस करने से अच्छा आप इस तरीके से कर लो, क्योंकि वो तो लेंदी प्रोसेस हो गया फिर। या फिर तो सारे मिनट में बना लो, ऑप्शन भी मिनट में चेंज कर लो और ये भी मिनट में चेंज करके हम यहाँ से निकाल लें, तो वो भी एक ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल। एक छात्र साइकिल से अपने स्कूल जाता है, उसके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है और वह इस दूरी को 1 घंटे में तय करता है। जाते समय वह 2 बार इतने इतने मिनट के लिए रुकता है, उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। देखो, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल जितना भी समय लग रहा है, चाहे रेस्ट कर रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसमें कितने किलोमीटर जा सकता है 1 घंटे में। तो यहाँ से देखो भाई, 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर कह रहा है, लेकिन एक्चुअल में लगे कितने, क्योंकि वो 10 मिनट तो रेस्ट कर लिया। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर 60 मिनट थे, तो 60 मिनट से हम अगर माइनस का 10 मिनट कर दें तो कितना हो गया, 50 मिनट हो गया। इसी 50 मिनट में वो गया है 5 किलोमीटर। तो भैया 10 मिनट में कितना जाएगा, 10 मिनट में यानी कि ये हो गया 1/5 यानी कि 1 किलोमीटर। यानी कि कुल मिलाकर टोटल समय कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 घंटा। 1 घंटे में जाएगा कितना, 6 किलोमीटर जाएगा। ये तो ऐसे लिख लो, 60 मिनट में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर। तो यही बन गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 1 मिनट का मतलब क्या होता है, घंटा होता है, तो ये 6 किलोमीटर हो गया। यही एवरेज स्पीड होती है भाई। टोटल समय में 1 घंटा लगा, उतने समय में कितने किलोमीटर जा सकता था, वो 6 किलोमीटर जा सकता था। खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल। रमेश ने दिवाली की खरीदारी पर 30,000 रुपये और टीवी सेट खरीदने पर 45,000 रुपये खर्च किए और शेष 40% राशि उसके पास नगद के रूप में थी। कुल राशि कितनी थी। देखो, यहाँ पर हमने मान लिया उसके पास टोटल राशि 100 थी, 40% उसके पास नगद में होगी, तो 60 उसने खर्च कर दिए होंगे। इस 60 का मान कितना दिया गया था, 40 30 70 यानी कि 75,000 रुपये। ठीक है, यानी कि इसका मान ये हो गया, हमें टोटल निकालनी थी तो 100 का मान निकालना था। तो ये 0 से 0 घट गया, यहाँ पर 6 कम 6 हो गया, बचा 1, 6 दूनी 12, 6 पंजे 23, 125 लिखा कहीं। अगला सवाल। अब ये सवाल देखो, ये सवाल पता क्या है,
ए माइनस वन अपॉन ए बराबर अगर ए दे दिया जाए तो हमें अगर पूछा जाए ए क्यू माइनस का वन अपॉन ए क्यू तो क्या लिखते हो, ए की पावर में 3 माइनस का 3a लिख लेते हो, माइनस नहीं यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते थे, ए माइनस वन अपॉन ए की पावर 3, और अगर हम इधर ए की जगह लिख देते ए माइनस वन अपॉन ए, यानी कि यही तो कंडीशन हमें पता है। तो भाई दोनों तरफ अगर होल क्यूब करते हैं तो ए क्यू बराबर क्या हो गया, √2 माइनस 1 हो गया, और एक बार 1 अपॉन में ए की पावर में 3 करते हैं तो 1 अपॉन में √2 माइनस का 1 हो जाएगा, इनटू में करेंगे तो √2 प्लस का 1 और √2 प्लस का 1, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा √2 प्लस का 1 और 2 से 1 गया तो 1 हो गया। बस अब आपको क्या करना है, आपको दोनों का डिफरेंस ही तो करना है। तो यहाँ पर √2 माइनस का 1 हो गया और इधर आ जाएगा माइनस में √2 प्लस का 1, और जो हमें ये वाला टर्म निकालना था इसको कुछ भी मान लो, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमें निकालना है, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल आउट हो चुका है। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 18 है, त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें मतलब नहीं है चित्र से, हमें मतलब होना चाहिए कि डिफरेंस क्या आ रहा है, क्योंकि आप पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि रेडियस हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखो अगर कैपिटल आर निकालनी हो तो हमें लिखना पड़ता है ए अपॉन में √3, स्मॉल आर निकालनी हो तो ए अपॉन में 2√3। तो यहाँ पर 18 रखेंगे तो 6 × 18 6√3 हो गया। अगर इधर हमने ए रख दिया 18 तो 2 में 18 3√3 हो गया। बस यहाँ पर रख लो, पाई का मान 22/7 हो गया। आर स्क्वायर करेंगे 36 × 108 हो गया, 3 × 9 = 27 हो गया, 27 चौकू 108 होता है, यानी कि 27 × 81 बचेगा, 22/7 गुणे में 81 हो गया। तो 22 एकम 22 हाथ से लगा दो, या तो ऐसे कर लो 2 एकम 2 हो गया बटे में 7, यूनिट डिजिट हमको 2 चाहिए। 7 चौक 28 1 29 हटा दो, 7 चौक 28 4 32, 7 चौक 28 और 3 31, 7 चौक 28 और 2 30, किसमें मिल रहा, खत्म हो गया सवाल। बाकी कैलकुलेशन पे जितनी करनी हो उतनी कम पड़ जाती है। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है, 7 5 12, 3 चौकू 12 हो गया, 4 4 8, 8 दूनी 16 हो गया, 13 आंसर। अगला सवाल फिर से सिंप्लीफिकेशन है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे 7 एकम 7 और 4 11 बटे में 7 हो गया, इधर 7 × 21 और 1 22 बटे में 7 हो गया। तो 22 बटे में 7 गुणे का साइन करेंगे तो 7 ऊपर 11 नीचे आ जाएगा, यानी कि 11 दूनी 22, यानी कि ये 2 आ गया। तो इधर करेंगे तो 3 गुणे में 3 दूनी 6 और 2 8 बटे में 3 हो गया, यानी कैंसिल आउट हो गया, तो इधर प्लस में 8 आ गया। इधर करेंगे सबसे पहले डिवाइड, तो इसको लिखेंगे 3 × 9 और 1 10 बटे में 3, यानी कि 2.5 इंटू में 2.4, गुणे का साइन करेंगे तो 3 ऊपर हो गया 10 नीचे हो गया, ठीक है। तो इधर एक और 0 बढ़ा लेंगे, इधर कर देंगे तो 25 चौकू 100 हो गया, 4 छंग 24, 6 × 18 हो गया, यानी कि 1.8 आ गया इधर। तो इधर कितना था, प्लस का 1.8 हो गया और माइनस का 12 हो गया, तो 8 तो 10 हो गया। अच्छा पॉइंट में आ रहा है, मतलब सही बटे में, चलो कोई नहीं, 8 तो 10, 10 से 11.8 हो गया, माइनस का 12 हो गया, यानी कि आंसर तो माइनस में ही आना है। और 12 से 12 0, 10 से 8 गया 2, यानी कि पॉइंट का 2 आना है, वो भी माइनस में। तो देख लो भाई किधर बन रहा है, 5 चौकू 20, 5 दूनी 10, पॉइंट का 2 माइनस। अगला सवाल, एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु एल पर काटती हैं। ए एल 8 है, एल बी 6 है, एल डी इतनी है, सी एल का मान। भाई कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से लिख लेना ए बी और ये हो गया सी डी। ये भाई एल पर काट रही थी, ए एल बराबर में 8 हो गया, एल बी 6 हो गया था, एल डी 5 हो गया था, सी एल का मान निकालना। आपको पता है 8 गुणे में 6 बराबर में 5 गुणे में x। ये सर्किल बनाना जरूरी नहीं है, आप सर्किल बना रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी बच्चों कुछ तो सेकंड बचेंगे। अगला सवाल, 12 व्यक्ति 540 सामान्य पुस्तकों को 10 दिनों में मुद्रित कर सकते हैं। 8 दिनों में ऐसी 720 पुस्तकों को मुद्रित करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता। तो भाई देखो 12 गुणे में 10 बटे में 540 और 720, 8 दिनों में x आदमियों जरूरत, यानी कि 18 × 3 = 54, 18 चौक 72 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, इधर करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि x बराबर में 20 आया। तो भैया पहले आदमी 12 थे, अब 20 हो गए, कितने की जरूरत पड़ गई, 8 की जरूरत पड़ गई। ये तो फार्मूला पता है ना, m1 d1 t1 अपॉन में w1, m2 d2 t2 अपॉन में w2, बस
भाई वर्क हमारे पास 540 पुस्तकें थी, वो नीचे रख लिया। बाकी इस फार्मूले में जो पता होता है ना दोनों साइड से, हम उसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते, जो नहीं पता होता उसको हटा देते। अगला सवाल कह रहा था किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का उत्पादन उस अवधि के दौरान हुए कुल उत्पादन के औसत के लगभग बराबर था। तो भैया ये 476 कितने का भाग करना है, 6 साल की बात है। चलो तो 6 सत्ते 42 हो गया, बचा 5 हो गया, 6 ने में 54 हो गया, बचा 3 हो गया, फिर 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंजे 30, कितना हुआ भाई, 6 सत्ते 42, 5 बचा, 6 ने में 54, 2 बचा, तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 हो जाएगा, 79.3। अब देखो 79.3 को लगभग 80% लिख सकते हैं, तो किस में मिल रहा था, आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब इसमें देखो वैल्यू रख लो डायरेक्ट, ऑप्शन में देख सकते हो कहीं पर भी कॉस वगैरह कुछ नहीं लिखा। तो x बराबर 90 कर लो, y बराबर में 0 कर लो। तो x बराबर 90 तो साइन 90 का मान 1 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर कर लेंगे तो y यानी कि 0 हो गया, माइनस का 1 हो गया। अपॉन में करेंगे cos x 90 यानी कि 0 प्लस का 1 हो गया, इधर करेंगे y यानी कि 1 माइनस का 0 हो गया। तो ऊपर बचा हमारे पास माइनस का 1, नीचे देखेंगे तो प्लस का 1, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास -1। अगला सवाल, एक बेईमान डीलर अपने उत्पादों को क्रय मूल्य पर इतने की हानि पर बेचने का दावा करता है और इतने के बजाय इतना वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या है। भाई देखो कह रहा था 24% की हानि पर, यानी कि वो 100 की खरीद कर लाया है तो 76 में बेच देगा, लेकिन ग्राहक से 200 ग्राम के पैसे ले रहा, अपने पास से 100 ग्राम की चीज़ दे रहा है। तो ये 2 बार चला जाएगा, 2 छक्के 12 हो गया, 2 सत्ते 14, 15 बटे में हो गया 100। 100 से कितना प्रॉफिट ले लिया, 52%। अगला सवाल, अब इसमें देखो हमने आपको बताया था कि अगर एंगल का सम 90 हो तो साइन 15 को हम कॉस 15 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ऐसे समझ ही लो, साइन 75 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते थे, साइन 90 माइनस का 15 लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो साइन चेंज होकर कॉस आ जाएगा, कॉस 15 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कॉस 15 लिख दें इसकी जगह पर, तो कॉस स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर 15 1 बना देगा। इसी तरीके से 25 और 65 ये 1 बना देंगे। इसी तरीके से 35 और 55 ये 1 बना देंगे। साइन 45 का मान हमें 1/2 रखना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 7/2 आंसर। अगला सवाल, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी सबसे लंबी जीवा की लंबाई क्या होगी। 16 दूनी 32। भाई सबसे लंबी जीवा क्या होती है वृत्त की, उसकी खुद डायामीटर होता है बस। तो पाई r स्क्वायर का मान दिया गया था 256 पाई, तो ये कैंसिल आउट हो गया, r बराबर में 16, तो ये कितना हो जाएगा 32। अगला सवाल, जनवरी मार्च और जुलाई सितंबर द्वारा बनाया गया संयुक्त कोण अप्रैल जून और अक्टूबर दिसंबर द्वारा बनाए गए संयुक्त कोण से है। तो सबसे पहले देखो जनवरी मार्च और जुलाई सितंबर, ठीक है, और इधर लिखेंगे ये था अप्रैल और जून प्लस में अक्टूबर और दिसंबर। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं जनवरी और मार्च, यानी कि ये रहा 150, फिर हो गया 170 और बटे में हो जाएगा हमारे पास 190 और 210, यानी कि अगर जोड़ेंगे 0 हो गया, 7 5 12, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, बटे में करेंगे 0 हो गया, 9 1 10 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, कैंसिल आउट करेंगे तो 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 हो गया। अब देखो इन दोनों को अगर मिलाते तो 18 आता, 18 का मान हमें 360 दिया गया, हमसे कम और ज़्यादा पूछा गया, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा बस। तो 2 चौकू 8, 2 ने में 18, 9 चौक 36, 40 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अब 40 डिग्री हमें क्या पता, देखो अक्टूबर दिसंबर से यहाँ से सिंपल सा देख लो कौन सा अधिक हो रहा है, एजे वाला अधिक हो रहा है, यानी कि जो नीचे लिखे हुए वो टर्म ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि पहला वाला कम रहा होगा, तो 40 डिग्री कम कर देंगे, ठीक है। अगला सवाल, किराया, दवाइयाँ और बिजली पर एक साथ मिलकर कुल व्यय, किराने का सामान और शिक्षा पर एक साथ मिलकर कुल व्यय का कितना % है। अब किराया ये रहा 15 और दवाइयाँ होगी 12, 15 12 27, बिजली होगी 27 और 10 37, ठीक है। इसके अलावा कह रहा था किराने का सामान ये रहा 20 और शिक्षा पर ये रहा यानी कि 45, एक साथ मिलाकर कुल व्यय का कितना % है, इसका x% है। तो 5 ने 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि इधर करेंगे तो 74 यानी कि 740 बटे में 9, ये x हो गया, ठीक है। तो 9 अट्ठे 72 हो गया, ऑप्शन से देखते चलना है बस। 9 अट्ठे 72 किया तो 2 बचा, फिर 9 दूनी 18 हो गया, आंसर लगा दो।
अगला सवाल, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की समान दर पर 3 वर्ष के लिए इतने रुपए, 5 वर्ष के लिए इतने रुपए उधार लिए। यदि उसने ब्याज के रूप में कुल इतने रुपए का भुगतान किया तो ब्याज दर कितनी थी? सिंपल सा, दोनों जगह प्रिंसिपल तो हमारा सेम समान ही था, सॉरी प्रिंसिपल कह रहा हूँ, यानी कि रेट। तो रेट हमने कॉमन ले ली बाहर, पूरा ही लिख दें क्या? चलो पूरा लिख देते हैं, नहीं तो ये 29,000 पूरा नहीं लिखना था, बटे में 100 एक काट के ही लिखना था। 5 गुणे में 45 000 बटे में 100 और बराबर में दे दिया 62,400। बस इसकी हमें कैलकुलेशन करनी थी, आंसर तो आ ही जाना था। तो 29 तिया 87 हो गया, प्लस में हो गया 55 25 हो गया, 5 चौको 20 और 2 22 हो गया और एक 0, तो 0 हो गया। 7 5 12 की 2, हाथ से लगा 1, 9 2 11, हाथ से लगा 1 3, इंटू में आर बराबर में कितना दे दिया था? 62,400। तो ये 0 से 0 चला गया, ये कई बार चला जाएगा? पूरा पूरा 2 बार, यानी कि आर बराबर क्या आ गया? 20%। अगला सवाल, यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी तय करने में इतने मिनट का समय लेती है, तो समान दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? आसान सवाल हो गया, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड में रेशियो 40 60 और 40 का, 20 दूनी 40 20 तिया 60, तो टाइम जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 2 रेशियो में 3 हो जाएगा। इधर 180 मिनट लग रहे थे तो ये 90 गुना हो रहा था, इसका भी 90 गुना कर देंगे, यानी कि 270 मिनट लगेंगे। तो 270 मिनट 6 चौक 24 और 30, यानी कि 240 मिनट हुआ, प्लस का 30 यानी कि 270 मिनट आ गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक मिश्र धातु में धातु ABC का अनुपात इतना है और दूसरी मिश्र धातु में BCD इतने के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं के बराबर वजन को एक साथ मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है तो मिश्र धातु में B का कितना भाग होगा? तो सबसे पहले तो देखो A B और C, फिर रेशियो लिखा था B C और D, ये था 2 रेशियो में 3 रेशियो में 1, ये था 5 रेशियो में 4 रेशियो में 3। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो वो बराबर क्वांटिटी में मिलाने की बात कर रहा है, यानी कि 3 2 5 1 6 हो गया, 5 4 9 3 12 हो गया, यानी कि यहाँ पर तो यही तो बोला था बराबर वजन का मिलाना है, तो हमने बराबर कर लिया। यानी कि A का देखेंगे तो ये 4 हो गया, B का अगर देखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 और 5 11 हो गया, ये B का। फिर C का देखेंगे 2 एकम 2 और ये 4 और मिल गया, तो 4 और 2 6 हो गया, ये C का। D का 3 था। अगर हमें इसमें भी गुणा करना पड़ता किसी का तब थोड़ा कैलकुलेशन और होती, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो B का मान हमें 11 मिल गया, देखो एक ही ऑप्शन में 11 का मल्टीपल लिखा है, बाकी जोड़ लेते हैं। 11 4 15 हो गया, 15 6 21 हो गया, 21 और 3 24 हो गया, आंसर आ जाएगा 11 बटे में 24। अगला सवाल, एक विक्रेता एक वस्तु पर 500 रुपए का मूल्य अंकित करता है और इतने % की छूट पर बेचता है, वह 65 रुपए का उपहार भी देता है। यदि वह फिर भी 24% का लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दे दी तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या? विक्रेता यानी कि अंकित मूल्य, 25% की छूट 25 चौकू 100, 3 बटे में 4 हो गया, 65 रुपए का उपहार यानी कि ये और छूट मिल गई। तो क्या हुआ, ये CP पर 24% का लाभ यानी कि 124 बटे में 100 हो जाएगा। तो इधर करेंगे ये 25 पंजे 125 आ जाएगा, 3 पंजे 15 हो गया और 12 3 36 1 37 माइनस का 65 कर देंगे, यानी कि 0 7 से 6 गया 1, 310 हो गया, बराबर में 124 बटे में 100 इंटू में CP हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन बचा 4 एकम 4 4 तिया 12, यानी कि इधर ये 4 बार चला गया, 1000 बटे में 4 हो गया और ये CP हो गया, यानी कि CP बराबर में हमारा आ जाएगा 250 आंसर। अगला सवाल कह रहा था सीमेंट का उत्पादन कंपनी 2020 में कंपनी X द्वारा सीमेंट का उत्पादन और 2022 में कंपनी Z द्वारा सीमेंट का उत्पादन कुल मिलाकर 2021 में कंपनी W द्वारा उत्पादन का कितना % है? तो 2020 में हम पहुंचते हैं सबसे पहले तो X में, यानी कि ये रहा हमारे पास, यानी कि 30 हो गया। फिर पहुंचते हैं 2022 में Z में, 2022 तो ये रहा और Z की बात कर रहा है, यानी कि ये रहा, ये कितना हो रहा? 25 हो रहा है, यानी कि 55 हो गया टोटल। और इसके अलावा वो कह रहा है 2021 में ग्रे कलर का रहा और W में, यानी कि ये रहा 25। ठीक है, कह रहा था इसका कितना % है? बस 25 चौकू 100 हो गया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, आंसर आ गया। आसान था बिल्कुल। अगला सवाल,
एक विषमबाहु त्रिभुज ABC की दो भुजाओं की माप इतनी और इतनी है, निम्नलिखित में से कौन सी इसकी तीसरी भुजा की माप नहीं हो सकती है। तो आपको पता है कोई भी ट्रायंगल हो जिसकी तीन भुजाएं हो, उन दो का सम तीसरी भुजा से तो बड़ा और डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा होगा। ठीक है, तो हमें पता है 3.8 प्लस में 6 से बड़ी होगी तीसरी संख्या से, और इनके डिफरेंस से यानी कि 6 माइनस का 3.8 इससे बड़ी होगी तीसरी संख्या। तो 6 से 4 गया तो 2 बचा, 2.2 हो गया, इधर करेंगे तो 6 3 9.8 हो गया, यानी कि इस रेंज में होनी चाहिए। अब हमसे पूछा था कौन सी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती क्योंकि इससे बड़ी होगी संख्या, ना कि इसके बराबर हो सकती, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो फिर ये थी 29 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, यानी कि आज हमने समाप्त कर लिए हैं, यानी कि 9 गुणे में 50 करेंगे 450 क्वेश्चन। अब सबसे बड़ी बात है, जब पिछली साल CPO का पेपर हुआ था, इतना वाहियात पेपर था, उसकी अपेक्षा तो ये बहुत अच्छा है। 1 लाइनर सवाल थे भाई, उसमें कुछ भी कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ रही थी। ये पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा पेपर था, तो ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल आसान था। हाँ, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आपको आसान लगेगा, नहीं तो पेपर एक अच्छा है। ठीक है, और इसके अलावा एक वीडियो आपको और प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो भी आपको अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। और अभी तक तो सारे PYQ हम लोगों के अपडेटेड हो चुके हैं, जो भी पेंडिंग था। ठीक है, आगे कोई भी पेपर होगा उसका भी प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा, तो साथ बने रहिएगा। कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर साथ साथ फिनिश किए हो तो एक बार थम्स अप जरूर करना है और लिखना है कि हाँ मैंने साथ साथ कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई समस्या वीडियो से रिलेटेड या क्वेश्चन में तो 9919293977 पर आप भेज सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि टेलीग्राम यूज़ कीजिएगा, चलता तो व्हाट्सएप भी है लेकिन टेलीग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते तो वहाँ पर जल्दी देख लिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।